सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज की केस स्टडी का प्रारंभ करूंगा। मित्रों, मेरा जो आज का विषय है कि भाग्य किस तरह व्यक्ति के जीवन में सहायता करता है, किस तरह व्यक्ति के जीवन में नाना प्रकार की बाधाएं देता है और बाधा देने के बाद वो उस फल से उसको वंचित कर देता है। हम इस जीवन में जितने भी सुख और दुख भोग रहे हैं, हम जितने भी हानि लाभ संयोग वियोग का फल भोग रहे हैं, वो हमारे पूर्व जन्म के कृत कर्मों का परिणाम है, हमारे प्रारब्ध के कृत कर्मों का परिणाम है। हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे, उन कर्मों का कुछ हिस्सा जब प्रारब्ध बन गया और प्रारब्ध के आधार पर हमारा शरीर, हमारी देश काल परिस्थिति, हमारा वंश कुल गोत्र निश्चित हुआ, उसी के आधार पर हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। तो एक भाग्य व्यक्ति का किस प्रकार सहायता करता है, किस प्रकार उसकी मदद करता है, थोड़े से उदाहरण के द्वारा सोचिए कि दो लड़के हैं, मान हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम कृष्ण है, दोनों 10वीं में पढ़ते हैं और दोनों नदी नहाने गए, यमुना नहाने चले गए। तो क्या हुआ कि कृष्ण नहीं जाना चाहता था, लेकिन राम जबरदस्ती उसको भी ले गया। कृष्ण नहाना भी नहीं चाहता था, उसने कहा नहीं नहा लो, तो ना मन करते हुए भी कृष्ण ने नहा लिया। तो क्या हुआ, कृष्ण उसी नदी में डूब गए और राम के ऊपर लांछन लग गया, अपयश लग गया। तो भाग्य ने, होनी ने अपना फल चुनने के लिए जो माध्यम चुना, वो माध्यम राम को चुना। इसी तरह भाग्य अपनी फलों को प्राप्त कराने के लिए किसी न किसी को माध्यम चुनता है। नियति हमेशा फलों को देने के लिए किसी न किसी को माध्यम चुनती है। एक व्यक्ति है, रेलवे स्टेशन पर है, ट्रेन से आ रहा है और अचानक उसको वहीं पर एक ऐसा व्यक्ति मिल गया कि बड़ा सा उसको वहीं पर ऑफर दिया। ऑफर से दोनों ने मिलकर के सहयोग से व्यापार किया और व्यापार करने के कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जो ट्रेन से आ रहा था, सफर कर रहा था, वो करोड़पति बन गया। एक ने पैसा लगाया, एक ने मेहनत लगाई, फायदा दोनों ने उठाया। तो भाग्य ने माध्यम बना दिया। व्यक्ति को किस स्तर की प्रगति करना है, व्यक्ति को कितनी उन्नति करना है, ये भी जो माध्यम है, ये भाग्य माध्यम बना देता है। तो आज हम इसी क्रम में व्याख्या कर रहे हैं 10/9/1964 19:20 सोनीपत महिला की कुंडली है। भाग्य ने किस तरह इसके साथ खेल खेला, भाग्य का खेल, प्रारब्ध के कर्मों का खेल। देखिए, स्त्री की जो कुंडली होती है, स्त्री की कुंडली में शुक्र जहां पर बैठा होता है, वो स्त्री के जीवन को बताता है। ये कुंडली वैसे मीन लग्न की है, लेकिन शुक्र कर्क लग्न में बैठा हुआ है, कर्क राशि में बैठा है। शुक्र यदि कर्क राशि में बैठ जाता है तो कहते हैं बड़ा कमजोर हो जाता है व्यक्ति, स्त्री को शारीरिक मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्त्री के जीवन में नाना प्रकार के संकट आते हैं जिस स्त्री की कुंडली में शुक्र कर्क राशि का होता है। आपको आज एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि मैं इस कुंडली की जो केस स्टडी करता हूँ, ये केस स्टडी भृगुनंदी नाड़ी के सिद्धांतों के अनुसार मैं नहीं करता हूँ कि मैं भृगुनंदी नाड़ी के सिद्धांतों का पालन कर रहा हूँ। मैं हमेशा जो बृहत नाड़ी है, जो हमारे भृगु ऋषि ने जिस प्रकार फलित किया, पराशर ऋषि ने जिस प्रकार फलित किया, उन फलितों के आधार पर भृगु नाड़ी में जिस तरह बताया गया है, भाव का, राशि का, ग्रह का जो कॉन्सेप्ट बताया गया है, उसी के आधार पर मैं आपको केस स्टडी की व्याख्या करता हूं और ज्योतिष के नियमों को समझाता हूं। इसलिए किंचित प्रकार से आप मन में बिल्कुल सही ये शंका ये ना रखें कि ये फलित जो हम कर रहे हैं, ये फलित हम भृगुनंदी नाड़ी का कर रहे हैं। हम अपने चैनल को भृगु नाड़ी के नाम से हैं। उत्तर भारत में जो ग्रंथ था भृगु संहिता, दक्षिण भारत में जो ग्रंथ है भृगु नाड़ी, शिव नाड़ी, भृगु नाड़ी, इनमें और बृहत नाड़ी में भी कई भृगु ऋषि ने भी अपना फलित किया, बहुत से ऋषियों ने, पराशर ऋषि ने भी अपना फलित किया। उनके नियमों के अनुसार हम फलित करते हैं।
तो ठीक है। तो शुक्र को व्यवहार में आप देखेंगे, जिस किसी स्त्री का शुक्र कमजोर होता है उसका जीवन संकट से भरा रहेगा। किसी की कुंडली में देखिएगा परेशानी बनी रहेगी, शारीरिक मानसिक परेशानी अवश्य रहेगी। उस स्त्री के जीवन में अकेलापन किसी न किसी रूप में उसको पीड़ित करेगा, ये निश्चित है। लगभग कई 80% मामलों में हमने ऐसा देखा है कि शुक्र जिस स्त्री का कर्क राशि का होता है उसका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा नहीं होता है, उसके जीवन में कहीं ना कहीं अकेलापन जरूर दिखाई देता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस स्त्री को स्त्री की कार्मिक यात्रा, कर्म इसके कैसे थे। कर्मों का कारक जो होता है वो शनि होता है। शनि देखिए कहाँ पर बैठा है, द्वादश भाव पर बैठा है। जब कभी भी शनि द्वादश भाव पर बैठता है तो शनि क्या होता है, अध्यात्म का कारक होता है। शनि अध्यात्म का कारक होता है। द्वादश भाव पर बैठा हुआ शनि व्यक्ति को अध्यात्म और मोक्ष की तरफ प्रवृत्त करता है। शनि अंदर का वो प्रकाश होता है जिससे हम ध्यान के द्वारा प्राप्त करते हैं। शनि केवल कर्मों का कारक भी होता है, कर्म के अलावा वैराग्य और अध्यात्म भी शनि में होता है। जब भी शनि द्वादश भाव में होता है ऐसे लोग बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म अध्यात्म पर जाने वाले होते हैं। जीवन काल में जन्म स्थान से दूर जाकर के कार्य भी करते हैं। विदेश पे भी उनके जो कर्म होते हैं वो प्रायः विदेशों में दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर कर्म का नैसर्गिक कारक जो है वो शनि है। शनि देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है, कहाँ, द्वादश भाव पर, वक्री भी है। वक्री होकर के उसका जो प्रभाव है वो मकर राशि पर है। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि किसी भी स्त्री या पुरुष जातक की सरकारी नौकरी उसी तथ्य पर लगेगी जिस तथ्य पर शनि का संबंध सूर्य से हो। शनि का संबंध सूर्य से जितना प्रबल होगा उतनी ज्यादा संभावना सरकारी नौकरी की होगी। दूसरा बिंदु, शनि का संबंध चंद्रमा से होना चाहिए। अगर जिसकी कुंडली में है तो ऐसे जातक सरकार से किसी न किसी तौर पे जुड़कर काम करते हैं। इसके अलावा दसम भाव के स्वामी का संबंध छठे भाव से हो जाए, छठे भाव के स्वामी का संबंध दसम भाव से हो जाए तो भी प्रायः देखा गया है व्यक्ति सरकार से जुड़कर काम करने वाला होता है। बुध जो होता है वो बुद्धि का कारक, मस्तिष्क का कारक, कद का छोटा होता है, सांवले कलर का होता है, बहुरूपिया होता है। और बुध शिक्षा, मेधा, वाणी, चतुरता का प्रतीक होता है। बुध में आधे गुण तो गुरु के होते हैं, कुछ गुण उसमें चंद्रमा के होते हैं, दोनों से मिलकर बना होता है क्योंकि गुरु और चंद्रमा की संयुक्त संतान है वो। तो बुध में एक और जहां पर शिक्षण, ज्ञान, वाणी से जुड़ा होता है वहीं पर वो चंद्रमा के कलाओं से भी जुड़ा होता है। कलात्मक गुण भी बुध में होते हैं। तो बुध शिक्षा है, शनि कर्म है। अगर किसी की कुंडली में शनि का संबंध बुध से हो जाए, अब देखेंगे कि ज्यादातर अध्यापकों की कुंडली को हमने बहुत ज्यादा अध्यापकों की कुंडली का विश्लेषण किया और एक निष्कर्ष पर हम पहुंच रहे हैं कि शनि का अध्यापक की कुंडली में गुरु का संबंध शनि से हो जाता है। ये शनि बहुतायत मामलों में 80% मामलों में शनि का संबंध बुध से देखा गया है। अगर शनि का संबंध सूर्य और बुध से बन जाता है तो ऐसे लोग जीवन काल में शिक्षा से भी जुड़कर काम करते हैं। हो सकता है शिक्षक हो जाए, हो सकता है स्वयं का बड़ा सा विद्यालय खोल लें, कोई बड़ा से विश्वविद्यालय खोल लें। इनमें कोई ना कोई कार्य ऐसे लोग जुड़कर काम करते हैं। सूर्य क्या है, सरकार है। बुध क्या है, शिक्षा है। शनि क्या है, कर्म है। तो जब शनि का संबंध सूर्य और बुध से होगा ऐसा व्यक्ति सरकार से जुड़कर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला होता है। इस कुंडली में देखेंगे पंचम भाव का स्वामी जो चंद्रमा है वो अष्टम भाव पर बैठा हुआ है और अपना दृष्टि संबंध जो दे रहा है वो दृष्टि संबंध शनि को दे रहा है। यहाँ पर दृष्टि संबंध, पंचम का संबंध भी शनि से बन रहा है। ये भी एक बात पुष्टि होती है कि ऐसे जातक क्या होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़कर काम करते हैं। ज्यादातर शिक्षक शुक्र बुध की युति वाले होते हैं, शनि बुध की युति वाले होते हैं, गुरु शनि की युति वाले होते हैं। तो ऐसा देखा गया है। अब देखते हैं इस कुंडली में दसम भाव पर क्या देखते हैं, केतु बैठा है। केतु का संबंध सूर्य से बन रहा है।
सूर्य का संबंध भी केतु से बनता है। यदि किसी की कुंडली में सूर्य का संबंध केतु से, शनि से बन जाता है तो समझ लीजिए सरकारी नौकरी पक्की हो जाती है। यहाँ पर सूर्य स्वाग्रही है और बुध के साथ बैठा है, तो स्वाग्रही सूर्य के साथ केतु का मतलब हो गया ऐसा व्यक्ति सरकार से निश्चित तौर पर जुड़कर काम करेगा। फील्ड क्या आई, बुध बुद्धि का कारक है, शनि कर्म का कारक है, तो बुद्धि अर्थात शिक्षा से जुड़कर कोई काम करेगा, बुद्धि वाला कोई कार्य करेगा। अब एक बात ये स्पष्ट हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे इसने क्या किया, इस लड़की इंटर पास होती है। इंटर पास होने के बाद क्या इसका मामा जिद करता है कि इसको जेबीटी करा देते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग करा देते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग हो जाती है। उसके बाद पिता के सहयोग से ये लड़की गवर्नमेंट जॉब में लग जाती। यहाँ तक लड़की को भाग्य ने दो लोगों को माध्यम बनाया, एक मामा को बनाया, एक पिताजी को बनाया। इन माध्यमों के द्वारा अपने कर्म के क्षेत्र में प्रबल हो जाती है और अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। ये तो यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि दूसरी तरफ भाग्य ने कौन सा खेल खेला। दूसरी तरफ स्त्री की कुंडली में जो पति होता है वो मंगल होता है। जिस स्त्री की कुंडली में मंगल कमजोर हो, बलहीन हो, नीच राशि का हो, उस स्त्री को जीवन में पति को के सुख को लेकर के काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमेशा प्रयत्न करना पड़ता है, तब कहीं बड़े प्रयत्न के बाद पति का सुख मिलता है। तो मंगल यहाँ पर देखेंगे कर्क राशि पर बैठा है। कर्क राशि मंगल की नीच राशि है, मंगल यहाँ पर कमजोर हो जाता है। स्त्री की कुंडली में मंगल उसका पति है, पति यहाँ पर कमजोर हो गया। अब यहाँ पर दूसरी स्थिति देखेंगे। अब दूसरी स्थिति देखेंगे, सातवें भाव का जो स्वामी है, सातवें भाव का स्वामी बुध है और बुध कहाँ पर बैठा है, अपने भाव से द्वादश बैठा है। जब कभी भी सातवां भाव का स्वामी अपने भाव से द्वादश बैठ जाता है तो भाव को नुकसान करता है, भाव को नुकसान पहुंचाता है और 6, 8, 12 भाव में कोई भी ग्रह कमजोर हो जाता है। बुध यहाँ पर कमजोर हो गया। अब बुध यहाँ पर केतु के कारण पीड़ित भी है और बुध वक्री होकर के मंगल के पास चला गया, यहाँ भी कमजोर हो गया। तो अब यहाँ पर बुध पहले से कमजोर था और वक्री होने के बाद जब मंगल के पास चला गया तो यहाँ पर भी मंगल को बुध को राहत नहीं मिली। मंगल और बुध दोनों में जबरदस्त युद्ध हुआ, जिसकी वजह से ये लड़की क्या हुई, पति के सुख से वंचित रह गई। दूसरी स्थिति देखेंगे, केंद्र पे इसके कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, केवल राहु और केतु बैठे हैं। तीसरी स्थिति देखेंगे, शनि वक्री है, वक्री होकर के शनि मकर राशि में आता है। शनि की संपूर्ण दृष्टि जो है वो सातवें भाव पर पड़ती है। आप अनुभव कीजिएगा कि जिन जातकों की कुंडली में शनि की दृष्टि सातवें भाव पर पड़े या सप्तम भाव पर शनि की उपस्थिति हो, ऐसे स्त्री या पुरुष जातकों को वैवाहिक संबंध बड़े देर से होते हैं। विवाह में बड़ी अड़चने आती हैं, परेशानी आती है, बड़ा भटकाव आता है, रिश्ता होते होते रुक जाता है। शनि की दृष्टि जो होती है वो कष्टकारी होती है, संकट प्रदान करने वाली होती है। तो इसलिए शनि की यहाँ पर जो दृष्टि आ गई, इसने कमजोरी और दे दी। सातवें भाव पर शनि की दृष्टि बहुतायत हमने अपने अनुभव में देखा है। आप भी देखिएगा कि शनि जिनकी कुंडली में सप्तम भाव को देखता हो, 3 या 11 भाव में बैठ करके, और इसके अलावा सप्तमेश पूरी तरह से पीड़ित हो, सप्तम भाव पर राहु केतु का प्रभाव हो, इस स्थिति में ऐसे जातकों के विवाह में बड़े संकट आते हैं यदि मंगल भी कमजोर हो। तो यहाँ पर देख लिया आपने कि शनि वक्री होकर के आए और सातवें भाव को और कमजोर कर दिया। अब पंचम भाव के स्वामी, सौभाग्य के स्वामी, देवताओं के आशीर्वाद के स्वामी, शिक्षा के स्वामी जो चंद्रमा हैं, चंद्रमा आपके कहाँ पर बैठ गए, चंद्रमा आपके अष्टम भाव पर हो गए। पंचम भाव का स्वामी जब कभी भी 8वें में जाता है तो पंचम भाव के जो कारक तत्व हैं, पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है और देवताओं के आशीर्वाद का होता है, मंत्रणा शक्ति का होता है, और इसके अलावा मंत्रणा शक्ति के अलावा क्या होता है कि मनोरंजन का भी होता है। तो यहाँ पर संतान के सुख में कमी आई। चंद्रमा कहाँ बैठ गया,
चंद्रमा बैठ गया अष्टम भाव पर, पंचमेश अष्टम में बैठा तो संतान संबंधी पीड़ा, इसके अलावा विशेषकर जो है देवताओं का जो आशीर्वाद है वो भी नहीं मिला। और यह चंद्रमा राहु से पीड़ित हो गया, पंचमेश पूरी तरह पीड़ित हो गया। अब इस कुंडली में केवल गुरु की दृष्टि थी। गुरु यहाँ पर क्या है, वृषभ राशि में बैठा है और गुरु तुला राशि को किसको देख रहा है, कन्या को देख रहा है, सप्तम भाव को देख रहा है। लेकिन गुरु भी कमजोर है क्योंकि गुरु के आगे राहु बैठा हुआ है जो गुरु को पूरी तरह से गुरु का रास्ता रोके हुए है। और यहाँ से गुरु की जब यात्रा भी देखते हैं तो केतु गुरु के पीछे आ जाता है। एक तरह से राहु और केतु के बंधन में गुरु आ जाता है। ये पूरी तरह कुंडली फंसी हुई है। पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कर्मों के कारण 56 वर्ष की अवस्था हो चुकी, उसके बाद भी ये इस लड़की का, इस जातिका का विवाह नहीं हुआ। बहुत रिश्ते आए, बहुत रिश्ते देखे गए, कहीं पर बात नहीं बनी है। इसको कहते हैं कि भाग्यम फलति सर्वदा। अगर आदमी पुरुषार्थ करता है, आदमी परिश्रम करता है, परिश्रम करते समय जब व्यक्ति को क्या होता है, सफलताएं मिलती है, तो व्यक्ति कहता है कि मैंने मेहनत किया है, मेरी मेहनत का फल है। वही व्यक्ति जब परिश्रम करते हुए बार बार हारने लगता है तो कहता है मेरा समय खराब हो गया है, मेरा भाग्य खराब हो गया है। ये समय और भाग्य की खराबी से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रारब्ध कर्म। हम प्रारब्ध में जैसा करके आए हैं वैसा भोगना है। इन कर्मों को भोगते हुए यदि हमारी दृष्टि भगवती पर है, ईश्वर पर है, परमात्मा पर है, तो निश्चित ही हम सफल होंगे। और इस संकट, इसमें जितने भी नाना प्रकार की बाधाएं आएंगी, नाना प्रकार के कर्म बंधन आएंगे, लेकिन आपको महसूस नहीं होंगे, सब भोग लेंगे आप। इसीलिए कहते हैं ईश कृपा, ईश्वर की कृपा, गुरु कृपा, परमात्मा की कृपा बहुत महत्वपूर्ण होती है। और उपायों के लिए हमें हमेशा गुरु की शरण में, परमात्मा के शरण में जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्कार।